डिस्कस करने वाले हैं एमबीए सेमेस्टर 1 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा, तो आइए इस ओवरव्यू को देखते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके पीपल और रिसोर्सेज को स्मार्टली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना। इसके कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। According to Peter Ferdinand Drucker, management is a multi-purpose organ that manages a business and manages workers and work. इनके द्वारा मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है जो कि बिजनेस को मैनेज करता है, उसके मैनेजर्स को मैनेज करता है, वर्कर्स को मैनेज करता है और उनके वर्क को मैनेज करता है। H. Kuntz, management is an art of getting things done through and with the people of formally organized groups. इनका मतलब है कि मैनेजमेंट एक कला होता है जिससे कि हम किन्हीं लोगों और किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा अपने कामों को करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंस रिच एंड हैरोल्ड कुंट्ज, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। इनका कहना है कि हम एक प्रोसेस को डिजाइन करते हैं, एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल्स या ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर कर कंपनी के सेलेक्टेड एम्स को कंप्लीट करते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट टर्म्ड मैनेजमेंट एज द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये तो हम लोगों ने हमेशा ही सुना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एन एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स। Dalton E. McFarland defines management as a process by which managers create, direct, maintain, and operate purposive organizations through systematic, coordinated, cooperative human efforts. तो इन अलग अलग ऑथर ने मैनेजमेंट के अलग अलग डेफिनेशंस को बताया है, बट सिंपली लैंग्वेज में कहे तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा मल्टीपर्पज ऑर्गन होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, उनके काम को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये जितना आर्ट है उतना ही साइंस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि रेगुलर चलता है और हमेशा ही चलता है। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग अ प्री डिफाइंड गोल, thus it focuses on effectiveness. Management deals with physical and human resources. The principles of management are applicable to all forms of organization, thus it is universal. Management deals with groups of people and resources. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह यूज होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल और रिसोर्सेज में डील्स करते हैं। आगे देखते हैं प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन एज इट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स व्हिच एम एट अचीविंग स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट इज आल्सो एन इकोनॉमिक फंक्शन एज इट एम्स एट अर्निंग प्रॉफिटेबल रिटर्न्स। Achieving objectives, management is also an economic function as it aims at earning profitable returns. Achieving objectives, management aims at achieving results. These results can be measured in terms of money. Authority, management is based on system of authority wherein the manager is empowered and acts in pre-arranged fashion. डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैनेजमेंट में हम जिन भी चीज़ों को करते हैं वो मोस्टली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, सो दैट कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनेजमेंट का कि डिसीजन मेकिंग इज अ सेंट्रल टू मैनेजमेंट। Interdisciplinary management subject draws various thoughts and models from different subjects such as psychology, economics, mathematics, anthropology, sociology, statistics, etc. Intangible management cannot be seen, touched, or felt, although the outcomes of management can be seen and measured. यानी मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, नहीं छू सकते। हाँ, बट मैनेजमेंट से जो हमें रिजल्ट मिलता है उन सारी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट? किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं। आइए चलिए। असिस्ट इन इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लानिंग reduces wastage of time and human resources, coordinates between various level of organization, reduce duplication of work, works as an intermediary between various functions such as planning, controlling, directing and organization. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसमें एक पॉइंट और होता है सबऑर्डिनेटिंग, जिसको एक साथ मिला दिया गया कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस कॉस्ट्स बाय अचीविंग हाई क्वालिटी आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट्स, promotes harmony in the organization. It is done by filling various positions with competent individuals who have right knowledge, skills, and qualification. Assist the organization in working in a dynamic environment by planning in advance and strategizing for such dynamism. इसके बाद हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? Managerial process is a step-by-step implementation of management functions of planning, organizing, staffing, directing and controlling. जैसा मैंने कहा था कि ये प्रोसेस है और मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं और कौन कौन से होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। इन सारी चीज़ों को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनका नोट्स बनाएंगे तब। आगे देखते हैं मैनेजमेंट रोल्स एंड स्किल। तो 3 रोल्स एंड स्किल्स होते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स रिलेटिंग टू अ मैनेजर अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशनल रोल्स इन्वॉल्विंग communicating important information and data. Decisional roles concerning decision making, negotiation and implementation. इन्हीं रोल्स को और डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इनके कुछ और पॉइंट्स है, कुछ और स्किल्स है जो आगे लिखा हुआ है। इंटरपर्सनल के अंदर आता है फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। इंफॉर्मेशनल के अंदर मॉनिटर, डिससेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल के अंदर एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। ये भी वही है, 3 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल स्किल। 3 टाइप के मैनेजरियल स्किल कौन कौन से होते हैं? तो ये किन्होंने आइडेंटिफाई किया था? तो Robert Katzning identifies 3 types of skills that are essential for a successful management process. फर्स्ट है conceptual और strategic skills, सेकंड है human और interpersonal skills, थर्ड है technical skills. इन सारी चीज़ों को हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू है, तो हम केवल पॉइंट्स देखेंगे। What are management theories? मैनेजमेंट के थ्योरीज क्या है? The management theories are a collection of ideas that suggest general rules for how to manage a business. Management theories address how managers implement strategies to accomplish organizational goal and how they motivate employees to perform at their highest ability. Typically, leaders apply concepts from different management theories that best suit their employees and company culture. Even though almost all major management theories were created decades ago, they still provide many beneficial frameworks for leading team in the workplace and running business today. मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है? जैसा हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है एज वेल एज साइंस होता है। तो साइंस में ये थ्योरीज आते हैं जो कि पहले इन्वेंट किए गए हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, जिन्होंने इन्हें आजमाया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो ये पहले से फुल प्रूफ है, प्री डिफाइंड है। तो इनका यूज करके हम मैनेजमेंट के गोल को अचीव करते हैं। बेनिफिट्स क्या है इन मैनेजमेंट थ्योरीज का? तो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई लीडर्स शुड स्टडी एंड अप्लाई मैनेजमेंट थ्योरीज। दीज आर increase in productivity. Using these theories, leaders learn how to make the most of their team members, improving performance and increasing productivity. Second one is better decision making. Management theories give leaders strategies that speed up the decision making process. Increased collaboration. Leaders learn how to encourage team member participation and increase collaboration in the workplace. Fourth one is increased objectivity. Management theories encourages leader to make scientifically proven changes rather than relying on their judgment. Some of the most important theories of management. ये कुछ important
मैनेजमेंट थ्योरीज है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं केवल शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं केवल पॉइंट्स को बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो लंबा कर नहीं सकता। तो आगे हम इन सारे थ्योरीज पे अलग अलग वीडियोस बनाएंगे जिसपे मैं इन सारे थ्योरीज को अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, पहला थ्योरी है थ्योरीज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो किन्होंने दिया था, F.W. टेलर। कब? तो मार्च 1856 to March 1915. In 1909, Taylor published the Principles of Scientific Management. Scientific management in something also referred to as Taylorism. Second one is Principle of Administrative Management Theory, given by Henry Fayol, as on 29th July 1841 to 19th November 1925. उन्होंने 6 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज बताए थे। फर्स्ट एक्टिविटी इज टेक्निकल एक्टिविटीज, सेकंड वन इज कमर्शियल एक्टिविटीज, थर्ड वन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फोर्थ सिक्योरिटी एक्टिविटीज, 5 अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड 6 वन इज मैनेजरियल एक्टिविटीज। 5 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं? जो मैंने ऊपर प्रोसेस में बताया वही फंक्शंस भी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग मीन्स डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। चलिए मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है पहले प्लान करना कि हमें काम को कैसे करना है, हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे चीज़ों को प्लान करना। फिर ऑर्गेनाइज करना कि हम किन थ्योरीज को अप्लाई करने वाले हैं, सारी चीज़ों को एक साथ रखेंगे, किन लोगों के साथ मिलके काम करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। कमांडिंग, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इन द सेंस ऑफ गिविंग कमांड। अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेजर कमांड देते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कौन से स्ट्रैटेजीज का यूज़ करना है ताकि वो कंपनी के गोल को अचीव कर सके। फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उनका साथ देना, उनके साथ मिल करके काम करना, उनको बताना, मोटिवेट करना। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यहाँ पे इन द सेंस ऑफ फीडबैक होगा कि हमने ऊपर के जितने भी फंक्शंस को यूज किया है मैनेजमेंट के, उससे हमें क्या रिजल्ट यानी क्या आउटपुट आ रहा है। अगर आउटपुट हमारे फेवरेबल है, यानी हम जैसा सोच रखे हैं वैसा आ रहा है, तो ठीक है, वरना हम इस पे और कहाँ सुधार कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक अलग सी टॉपिक भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। कौन कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिफाइन करूंगा। ओके। थर्ड थ्योरी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, गिवन बाय मैक्स वेबर एज ऑन 1864 टू जून 1920। उन्होंने 9 मैन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड रोल्स, रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेसमेंट, promotion and transfer in an administrative system, carrierism with a systematic salary structure, hierarchy, responsibility and accountability, the subjection of official conduct to strict rules of discipline and control, supremacy of abstract rules, interpersonal authority. An example, officer bearer does not bring the office with them. And the last one is political neutrality. Fourth one is human relation theory, जिसे हम हॉथरन इफेक्ट भी कहते हैं। ये किनके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज एल्टन मायो के द्वारा, एज ऑन दिसंबर 1880 टू सितंबर 1949। हॉथरन एक्सपेरिमेंट के फेसेस क्या है? एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद पांचवा थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, गिवन बाय डगलस मैकग्रॉगर, as on September 1906 to October 1964. And last one is contingency management theory by Fred Fiedler. इन सारे थ्योरीज को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू।